हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामग्री नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सामग्री नहीं है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में हम कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, जो सामग्री नियंत्रण है, क्या है। तो सामग्री नियंत्रण की बात आती है इस तरह से कि जो आपको कोई भी चीज का प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उसको बनाने के लिए, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए मेन जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती जिनके बिना उसको नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें आपका एक तो आ जाता है लेबर, दूसरा आ जाता है जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली उस चीज से आपको करने होते हैं, तीसरा आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका मटेरियल होता है। बिना किसी भी चीज के मटेरियल के, जो रॉ मटेरियल होता है, उसकी आप उस वस्तु को, प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, कोई पेन अगर आप बना रहे हैं, आपकी फैक्ट्री इस तरह की जिसमें पेन बनाए जाते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका मेन मटेरियल है, मेन कंपोनेंट है। बिना उसके आप नहीं बना सकते हैं उसे। तो सामग्री वो हो जाती है जिसको किसी वस्तु को बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं एज ए रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल की तरह उस प्रोडक्ट के लिए वो रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पर वो सामग्री आपकी हो जाएगी। अब आ जाती है कि उसका नियंत्रण रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। नियंत्रण अगर हम रखेंगे तो कॉस्ट उसकी कम आएगी, वेस्टेज नहीं होगा, प्रॉपर हम उसको उसका मैनेजमेंट देख पाएंगे, इसलिए नियंत्रण की बात आती है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सामग्री को हम मानेंगे ही नहीं कि वो सामग्री है। सामग्री में है मशीन, कच्चा माल, तैयार उत्पाद, उपभोग्य सामग्री। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल, जैसे भी मैंने बताया कि कच्चा माल होता है, यूज होता है वस्तु को बनाने में। फिनिश प्रोडक्ट, तैयार उत्पाद, जो आपने इसको जो भी काम था, जो भी प्रोसेस थी, वो हो जाने के बाद जब वो आपके कंप्लीट फॉर्म में आती है, पूरी तरह तैयार हो जाती है, फिनिश गुड्स होते हैं। तो आपको पता है तीन प्रोसेस में होता है। पहले रॉ मटेरियल हो जाता है उसका, फिर आ जाता है जो आपको प्रोसेसिंग में होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, फिर आ जाता है फिनिश गुड्स, जो आप जो भी चीज बनाना चाह रहे थे फाइनली वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है, तो वो भी आ जाएगा। कंज्यूमेबल टूल्स, उपभोग्य सामग्री, उसको भी शामिल किया जाता है सामग्री में ही। जो मशीन होती है वो सामग्री में, जो आपका इन्वेंट्री है उसमें नहीं काउंट किया जाता है। वो आपकी फिक्स एसेट कितना होती है, स्थायी संपत्ति होती है, वो इन्वेंट्री में नहीं आती। तो यहाँ पर कौन सी सामग्री नहीं होगी, वो हो जाएगी मशीनरी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लागत को इन्वेंट्री निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता है। द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉस्ट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजन एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक्सेप्ट पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि किसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, मशीनिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जब हम निकाल रहे होते हैं जो सामग्री की लागत है, तो वहां पर जब हम इन्वेंट्री डिसीजन यानी कि जो स्कंद से, सामग्री से रिलेटेड जो निर्णय ले रहे होते हैं, तो वहां पर किस चीज की कॉस्ट पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आदेश देने की कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट, वाहन लागत, जब आप उसको जो भी सामग्री आपने परचेज करी होगी रॉ फॉर्म में या फिनिश गुड्स में, तो भी उसको आपको अपने पास स्टोर करके रखना होता है, तो जिससे कि वो खराब ना हो। कुछ ऐसी सामग्री अगर कोई सीलन या नमी है तो उससे भी खराब हो जाएगी, या आपको उसे किसी एक स्पेशल एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना है, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, कैरिंग कॉस्ट होती है। या कमी की लागत, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, कि जो है मार्केट में उसकी क्या इस टाइम सिचुएशन चल रही है, शॉर्टेज चल रही है या बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर भी रहता है। तो यहाँ पर तीनों को ही इसमें जो निर्णय ले रहे होते हैं उनको शामिल करते हैं। जो मशीन की लागत है, मशीनरी की कॉस्ट है, उसको हम शामिल नहीं करते इसके निर्णय लेने में। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा की लागत और कर शामिल हैं। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, सेटअप कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंश्योरेंस किया जाता है, जो भी हमने सामग्री ली है उसका इंश्योरेंस अगर हम करा रहे हैं या उसको कुछ टैक्स हम पे कर रहे हैं, उसको हम कहाँ पर शामिल करते हैं या किस लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो उसे हम जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि बीमा का इसीलिए तो कराया जा रहा है ना, कि अगर हम उसको अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, अभी तो हम उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि कोई आग से या किसी दुर्घटना से खराब ना होने पाए। अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए अगर हमारे पास उसका बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा, तो एक बैकअप रहता है कि हाँ, हमारी जो भी क्षतिपूर्ति हुई उसको कंपनसेशन हमको मिल जाएगा।
तो ये दोनों लागतें जो होती हैं वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक स्टॉक का स्तर है। बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक half of the actual stock at which the ordering process should start, minimum stock level below which actual stock should not fall, maximum stock in inventory। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बफर स्टॉक होता है वो किस तरह के स्टॉक का स्तर है। आपने बहुत से स्तर पढ़े होंगे। मिनिमम ऑर्डरिंग लेवल होता है या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, आदेश स्तर होता है, ऑर्डर पॉइंट होता है, रीऑर्डर पॉइंट होता है, या फिर जो सुरक्षा का स्तर होता है, सेफ्टी लेवल जिसे कहा जाता है। तो बहुत से लेवल पढ़े होंगे। उसी में आपका एक बफर स्टॉक भी होता है। तो बफर स्टॉक में क्या चीजें रहती हैं? तो फिर ऑप्शन सी दे रखा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। एक ऐसा न्यूनतम स्टॉक का स्तर रहता है जिसके नीचे जो आपके पास एक्चुअल में वास्तव में स्टॉक है उसको नहीं जाना चाहिए। यानी उतना बैकअप के तौर पे आपके पास रखा है कि बाई चांस अगर शॉर्टेज बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाती है तो आपका प्रोडक्शन रुकने ना पाए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम स्टॉक स्तर की गणना इस प्रकार की जाती है। द मिनिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज। यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसका फॉर्मूला क्या होगा या फिर वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, या रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन इनटू अपॉन नॉर्मल डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पर आपको एक ही तरह का फॉर्मूला है, थोड़ा सा माइनस प्लस करके जो है कंफ्यूज कर दिया है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रीऑर्डर लेवल माइनस जो नॉर्मल कंजप्शन है उसको नॉर्मल डिलीवरी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसको रीऑर्डर लेवल में से लेस कर दिया जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। यानी कि जो पुनः आदेश स्तर है उसको जो सामान्य खपत होती है और सामान्य डिलीवरी का टाइम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पुनः ऑर्डर स्तर है, पुनः आदेश स्तर है, उससे हम माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल के न्यूनतम स्टॉक का स्तर आ जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल? Economic order quantity has minimum total cost per order. Inventory carrying cost increases with quantity per order. Ordering cost decreases with low size. All of the above. तो यहाँ पर स्कंद नियंत्रण से रिलेटेड जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। अगर तीनों सही होंगे तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पहला पॉइंट दे रखा है आर्थिक आदेश मात्रा में प्रति ऑर्डर न्यूनतम कुल लागत होती है। करेक्ट है। प्रति आदेश मात्रा के साथ इन्वेंट्री ले जाने की लागत बढ़ जाती है। करेक्ट है। कम आकार के साथ आदेश देने की लागत कम हो जाती है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही पॉइंट जो है वो करेक्ट हैं। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑर्डर को स्टॉक में प्राप्त करने के बीच की समयावधि को कहा जाता है। The time period between placing an order its receipt in stock is known as lead time, carrying time, shortage time, overtime। तो यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी का भी ऑर्डर आपने दे दिया है और उस ऑर्डर को प्राप्त करने या जो ऑर्डर आपने स्टॉक का दिया है ऑर्डर देने और उसको एक्चुअल में रिसीव करने के बीच की जो टाइमिंग होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है लीड टाइम। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः आदेश स्तर की गणना किस प्रकार की जाती है? रीऑर्डरिंग लेवल इज कैलकुलेटेड एज। अभी आपने न्यूनतम स्टॉक यानी कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है उसका फॉर्मूला देखा था। अब पूछ रहा है जो रीऑर्डरिंग लेवल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम कंजप्शन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजप्शन रेट इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन रेट इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजप्शन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पर जो पुनः आदेश स्तर है उसका जो करेक्ट फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यानी जो अधिकतम उपभोग दर होती है उसको जो अधिकतम पुनः आदेश अवधि होती है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो निकल के हमारा क्या आ जाता है? रीऑर्डर लेवल। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत स्टॉक स्तर की गणना किस प्रकार की जा सकती है?
एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो एवरेज स्टॉक लेवल होता है वो उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा या कैसे उसकी गणना की जाती है। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1.5 ऑफ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस 1.5 ऑफ रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1.3 ऑफ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस 1.3 ऑफ रीऑर्डर लेवल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको निकालना है कि एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जो आपका न्यूनतम स्टॉक स्तर होता है उसे आप जो पुनः आदेश स्तर है उससे आधा जो होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो निकल करके हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ एन इन्वेंट्री इज ₹400 with an annual carrying cost of ₹10 per unit. The economic order quantity for an annual demand of 2000 unit is। एक इन्वेंट्री की प्रति ऑर्डर लागत ₹400 की, वार्षिक वहन लागत ₹10 प्रति यूनिट, 2000 इकाइयों की वार्षिक मांग के लिए आर्थिक आदेश मात्रा निकालिए। तो यहाँ पर आपको EOQ निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, जो आपका EOQ होता है उसका फॉर्मूला एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, यहाँ पर आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा कि इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट में आ जाता है 2 इंटू आर इंटू CO हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, अपॉन हो जाता है CC क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग होता है। आर क्या हो जाएगा, जो एनुअल रिक्वायरमेंट होती है वो होगी। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या आपका दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सबसे पहले तो रूट लिख लिए, रूट लगा लीजिए 2 इंटू जो एनुअल रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट्स की दे रखी है। अगर यहाँ पर मंथली दे रखी होती तो मल्टीप्लाई बाय 12 करते, यानी 12 से हम मल्टीप्लाई करते और हमारी वार्षिक जो थी वो पता चल जाती हमको। यहाँ पर 2000 दे रखी, लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग क्वेश्चन में दे रखी ₹400, 400 लिख लीजिए। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैरिंग कितनी है, ₹10 प्रति यूनिट, तो लिख लेंगे अपॉन में हम 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितनी भी चीजें दे रखी हैं आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। 2082 इंटू 400 तो आपका आएगा 16 लाख, 16 लाख आएगा। अब अपॉन 10 है, एक जीरो से जीरो चला जाएगा आपका, तो अब कितना बचेगा हमारे पास, 1,60,000 का। अब 1,60,000 यानी 1,60,000 का जब आप रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, किसी भी तरह का दे रखा हो, तो उसमें इसी तरह से ऐसे ही फॉर्मूले से आप EOQ निकालेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे। एक इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट नहीं बताता है, परसेंटेज में दे देता है। तो जैसा भी दे क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि लागत का इतने परसेंट है, जितने भी परसेंट होगा तो लागत भी साथ में दे रखी होगी उसकी, उसको उतने परसेंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद सेम ऐसे ही इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अंतिम उत्पाद के हिस्से के रूप में सीधे पहचाना जा सकता है और उन्हें कहा जाता है। रॉ मटेरियल्स आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल एज पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड आर क्लासिफाइड एज पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो कच्चा माल होता है उसको अंतिम उत्पाद यानी कि अंतिम जो रॉ मटेरियल होता है, जो फिनिश गुड्स हमारे निकल करके आते हैं उसमें इंक्लूड रहता है। वो किस तरह से इंक्लूड रहता है या कैसे आप उसको जान सकते हैं, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट में जो इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की होती है। बिना रॉ मटेरियल के आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो कच्चे माल को ही तो आप उसमें ही प्रोसेस करते हैं, कार्य करते हैं, उसके बाद जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका। तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल होगा वही आपका रॉ मटेरियल की तरह कच्चे माल की तरह यूज होता है उस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने के लिए या पहुंचाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सामग्री है, इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ARB नन। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इन्वेंट्री क्या है या किस तरह की संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है। तो जो सामग्री है वो क्या है, टेंजिबल एसेट है, मूर्त संपत्ति, हम उसे देख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अच्छा, अभी करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इन्वेंट्री होती है, सामग्री होती है, वो करंट एसेट होगी या फिर फिक्स्ड एसेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उचित सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct in relation to need for proper inventory control? यानी कि जब जो हमारी इन्वेंट्री है उसके प्रॉपर कंट्रोल की जो आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा? Inadequate inventory may lead to keep men and machines waiting. Materials do not constitute a significant part of the total production cost, hence proper planning and controlling of inventories is not a big deal. Funds are not tied up in surplus stores and stocks, all of that. यानी कि अपर्याप्त इन्वेंट्री के कारण श्रमिकों और मजदूरों का कार्य रुक जाता है। सामग्री कुल उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, इसलिए इन्वेंट्री को उचित योजना नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, तो गलत हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मटेरियल जो है वो टोटल प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही नहीं है, कि मटेरियल के बिना कहाँ से बन जाएगी प्रोडक्ट, बन ही नहीं सकता, यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। फंड अधिशेष भंडार स्टॉक में नहीं बंधे होते हैं, बिल्कुल गलत है। जो फंड्स होते हैं, फंड जो वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, जो सामग्री होती है उसी में तो फंसी रहती है। एक आवश्यकता से ज्यादा आप रॉ मटेरियल को स्टॉक में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक करके रख लेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल उसमें आपके फंड्स में फंसे रहेंगे, जिससे कि जो भी बिजनेस होगा उसके बाकी के खर्चों के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ही आपका इन्वेंट्री जो कंट्रोल होता है वो भी किया जाता है। दूसरी बात, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप निकालते हैं कि आपको एक प्रॉपर पता चल सके कि इतना आदेश देने में हमारी ना ही सामग्री ज्यादा व्यस्त, ना ही हमारी जो मटेरियल है वो वेस्ट होगी, और ना ही हमारे पास मटेरियल इतनी कम होगी कि आवश्यकता होने पर हमारा कार्य रुक जाए या हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो रुक जाए। इसलिए तो यहाँ पर ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट दे रखा था कि अगर सामग्री या जो इन्वेंट्री है एक उचित या पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी हमारे पास, तो जो भी लोग वर्कर्स काम कर रहे होंगे वहां पर, या जो भी मशीनें काम कर रही होंगी, वो उनका काम रुक जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा, जो कि आपका रिलेट करेगा जो इन्वेंट्री कंट्रोल की नीड है उससे, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री का मूल्य डैश है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, यानी कि जो मूल्यांकन किया जाता है इन्वेंट्री का वो किसके बेसिस पे होता है? रिप्लेसमेंट प्राइस और परचेज वैल्यू विच एवर इज लेस, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, रिप्लेसमेंट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी सामग्री होती है जिसका मूल्यांकन होता है वो किस मूल्य पर दिखाया जाता है, उसको प्रतिस्थापन मूल्य पर, या फिर जो प्रतिस्थापन मूल्य या क्रय मूल्य है उसमें जो भी कम होगा, लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो उसमें से, प्रतिस्थापन मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री होती है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो जो लागत मूल्य होता है या जो उसकी जो शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट, या फिर जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसमें से जो भी सबसे कम होता है उस पर दिखाया जाता है। स्टॉक के मूल्यांकन के बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो वहां पर दोनों में से जो भी कम होता है, जो बाजार मूल्य मार्केट प्राइस है या जो कॉस्ट उसकी एक्चुअल में है, उन दोनों में जो भी सबसे कम होता है उस मूल्य पर ही उसको दिखाया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश किसी भी समय स्टॉक की प्रत्येक विषय वस्तु के स्तर को इंगित करता है। डैश इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ईच पर्टिकुलर आइटम ऑफ स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, बिन कार्ड, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पर जो है सिर्फ स्टॉक जो होगा उसकी किसी भी टाइम पर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, कितना स्टॉक है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देता है। जो सामग्री का बिल होगा, सामग्री मांग नोट होता है, या बिन कार्ड होगा, या फिर तीनों ही। तो जो बिन कार्ड होता है उसमें दे रखा होता है सामग्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कब कितनी सामग्री निर्मित है, कब कहाँ पर कितनी सामग्री शेष है, इस सारी चीजें दिखाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।